आवाज ही नहीं आ रही थी, सिर्फ क्या बताया, फिर से बताओ ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अभी आ रही है? हाँ हाँ, यस फाइन। ठीक है। तो रुचि का क्वेश्चन ये था कि हम इसको न्यू कॉन्टेक्ट्स को कैसे डिस्क्राइब करें, कि हमें इस पे क्लिक करना है या स्टेप्स कैसे डिफाइन करें, क्या हम टर्मिनोलॉजी यूज करें इसको डिफाइन करने के लिए। तो इसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी वेब एप्लीकेशन होता है तो हम क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं पर्टिकुलर किसी चीज के लिए। तो जैसे सपोज करो, लेट मी लॉग आउट फर्स्ट। तो जैसे मान लो कि हमने एक यूआरएल ओपन किया, तो ये हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन का यूआरएल। जैसे जो भी एचटीटीपी करके हम ब्राउजर के एड्रेस, ये एड्रेस बार होता है, राइट, ब्राउजर का एड्रेस बार होता है जहाँ पे हम कोई भी यूआरएल एंटर करते हैं और एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। तो ये हमारा एड्रेस बार में हमें यूआरएल पुट करना होता है, और यूआरएल हमेशा हमारा एचटीटीपी या एचटीटीपीएस से स्टार्ट होता है। और सम टाइम लोग पूछते हैं कि एचटीटीपी क्या होता है, राइट। तो एचटीटीपी क्या होता है और इस एचटीटीपी का काम क्या होता है, तो उसको भी हमें डिफाइन करना होता है। तो बताता हूँ मैं। तो आपको सारी टर्मिनोलॉजीज भी समझ में आ जाएंगी, उसके बाद फिर आप उसको प्रॉपर डिस्क्राइब भी कर सकते हो। तो जैसे होता है, जब भी हम कोई भी यूआरएल हमारा होता है, तो यूआरएल का मतलब जैसे हो गया google.com। तो समटाइम्स यूआरएल हमारा जो होता है कॉम होता है, समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है google.org, या फिर ऐसे आपने देखा होगा amazon.in, राइट। तो ऐसे अलग अलग ये हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल भी बोलते हैं, और इनको हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो यूआरएल इज अ जेनरिक वन, कि आप इसको किसी भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट का मतलब जैसे कोई भी एप्लीकेशन आपका, ये एप्लीकेशन हमारा क्या है, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्यों है, क्योंकि हम इसको सिर्फ ब्राउजर पे ही ओपन कर सकते हैं, वेब ब्राउजर। तो ब्राउजर हमारा क्या होता है, उसको हम टर्मिनोलॉजी को, ब्राउजर को वेब ब्राउजर भी बोलते हैं। और कौन कौन से वेब ब्राउजर्स हमारे हो सकते हैं, जैसे क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, एज हो सकता है। ये हमारे जो पॉपुलर ब्राउजर्स है, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया। तो ये सारे हमारे पॉपुलर पॉपुलर जो है ब्राउजर्स हैं। अब इनमें हम जब टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो मोस्टली हम किस पे करते हैं, क्रोम पे, एज पे, या जो भी लेटेस्ट ब्राउजर होते हैं। अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम उस पे सफारी पे करते हैं, जैसे लेट्स से। तो बट आज के डेट में पॉपुलर जो ब्राउजर्स है वो हमारे क्रोम है। अब जब भी हम किसी ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन, राइट, या हम बोल सकते हैं वेबसाइट उसको। तो वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, सबसे पहले हमें एक यूआरएल चाहिए, कि पर्टिकुलर एड्रेस क्या है उस वेबसाइट का। ठीक है, तो उसको हम यूआरएल भी बोल सकते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं वेब एड्रेस। तो जो भी वेब एड्रेस होगा उसको हमेशा हम ब्राउजर के एड्रेस बार में जाके यहाँ पे एंटर करते हैं, और वहां से हम इसको लॉन्च करते हैं। और सम टाइम आपको यहाँ पे जो यूआरएल्स वगैरह होंगे वो हमेशा http:// से स्टार्ट होगा, या तो सम टाइम https होगा। अब http का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से ये ब्राउजर जो होता है, यहाँ पे जब भी हम कोई एड्रेस डालते हैं तो वो जाता है ट्रिपल डब्ल्यू की वेबसाइट पे। ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है, आप उसको समझो। वर्ल्ड वाइड वेब। राइट, तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये क्या चीज है, ये होता क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक, जैसे मान लो हमारे पास इंडिया में सारी बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई एक गवर्नेंस बॉडी है जो क्या करते हैं, सारी बैंक को रेगुलेट करते हैं। ऐसे जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है उनको कौन रेगुलेट करता है, ट्राई। तो ऐसी कोई ना कोई संस्था बनी होती है जो उस रिलेटेड जितने भी बिजनेस होती हैं, राइट, उसको वो हैंडल करता है। जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज हो गए, जो शेयर मार्केट है उसको कौन करता है, सेबी। तो वैसे ही अगर आप कोई भी डोमेन बुक करते हो, कोई एप्लीकेशन का यूआरएल बनाते हो, एड्रेस लेते हो, तो उस एड्रेस को पहले हमें परचेज करना पड़ता है, राइट। कहाँ से, किसी भी वेंडर से आप परचेज करोगे तो वो डायरेक्टली जाके इस डेटाबेस से आएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये W3C भी बोलते हैं इसको ना, इसको ऐसे सी भी लगा सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो W3C। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये एक ऐसी संस्था है, ठीक है,
कि जो पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करती है कि इंटरनेट पे जैसे रूल्स क्या फॉलो करने चाहिए। जैसे सपोज करो कि मान लो डेवलपर ने कोई कोड लिखा और ये कोड सिर्फ आपका इस ब्राउज़र पे चल रहा है क्रोम पे। बट ये यही सेम कोड अगर आप किसी दूसरे ब्राउज़र पे ओपन करते हो तो ऐसा लुक एंड फील नहीं आएगा। हो सकता है कि इसका फ़ॉन्ट वगैरह कहीं इधर-उधर भागने लगे। सब डिज़ाइन प्रॉपर मैनर में नहीं आएगा। तो ट्रिपल डब्ल्यू ने कुछ नियम बनाए कि आप अगर एचटीएमएल कोड को डिफाइन करते हो तो उसके पीछे रूल्स होगा कि कैसे आपको कोड लिखना है, क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है आपको कोड लिखने के लिए, जो कि सारे ब्राउज़र को कंपैटिबल हो, सारे ब्राउज़र्स पे सेम लुक एंड फील आए उसका, राइट? सेम वे ये और क्या करता है, एक तो आपको ये बताता है कि कोड कैसे लिखना है, क्या स्टैंडर्ड्स यूज़ करना है। दूसरी चीज़, आपका जो ये एड्रेस है, जैसे मान लो किसी ने गूगल.com को परचेज़ किया वहाँ से, तो कोई दूसरा बंदा आप गूगल.com को परचेज़ नहीं कर सकता। ये एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है। अब जैसे अमेज़न.इन है, तो जिसने उसको रजिस्टर कर लिया, फिर दूसरा कोई अमेज़न.इन को नहीं ले सकता। वो क्या करता है, ट्रिपल डब्ल्यू के सर्वर में जाके स्टोर हो जाता है कि पर्टिकुलर ये ऑलरेडी परचेज़ हो चुका है। अब इसको परचेज़ हम कैसे करते हैं कि मान लो अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है, तो जैसे सबसे फेमस जो वेबसाइट है godaddy.com, आपको जाना होता है और यहाँ से जाके आप जैसे कोई भी डोमेन सर्च करो कि लेट्स से कि मुझे कोई अपनी वेबसाइट बनानी है, राइट? तो लेट्स से माय परफेक्ट डिश समथिंग। अब मुझे .com चाहिए, तो .com करके सर्च करो कि ये अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सर्च करेगा ट्रिपल डब्ल्यू के सर्वर पे जाके, तो ये बोलेगा कि ये ऐड टू कार्ट मतलब डोमेन टेकन, तो ये किसी ने पहले से ही बुक करा रखा है और ये अल्टरनेटिव है, डॉट इन में अवेलेबल है, कॉम में नहीं अवेलेबल है। तो कॉम में किसी ने इसको परचेज कर रखा है पहले से, अगर आप इसको परचेज करते हो तो आपको 5000 रुपीज देने पड़ेंगे क्योंकि इसने पहले से ही परचेज कर रखा है, ये रीसेल होगा। वैसे अगर माई परफेक्ट डिश जो है वो आप यूज करते हो तो आप सस्ते में इसको ले सकते हो क्योंकि ये अवेलेबल है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे पास ये डॉट इन, अब डॉट इन का मतलब हो गया इंडिया, राइट? कि ये साइट आपकी इंडिया की है। डॉट कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल वेबसाइट है ये। ऐसे ORG एक्सटेंशन भी होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका है, कोई संस्था है, तो .org आप लेते हो। तो ऐसे अलग अलग टाइप से डोमेन होते हैं, कैटेगरीज बनी हुई हैं जो कि आप परचेज करते हो। तो यही आपका क्या होता है, एड्रेस, किसी एप्लीकेशन का एड्रेस, इसी को वेब एड्रेस भी बोलते हैं या यूआरएल बोलते हैं या वेबसाइट का यूआरएल बोल लो, ऐसे समथिंग, ठीक है? सर और इस, हाँ बोलो। सर डॉट ग्रुप भी होता है क्या? हाँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हैं, कोई भी डॉट लगा के ऐसे लिया जा सकता है, ठीक है? तो अलग अलग कंट्री वाइज भी हो सकता है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे .pk करके हो गई, ठीक है? तो यूआरएल कुछ भी हो सकता है, तो बट यूआरएल की पहचान कैसे होगी? उसके आगे एचटीटीपीएस मैंडेटरी है और समटाइम्स यहाँ पे www डॉट भी लिखा जाता है। तो अगर www डॉट नहीं भी लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है उस चीज को। बट ये मैंडेटरी है कि एचटीटीपीएस या एचटीटीपी लिखना जरूरी है क्योंकि बिना इसके ये साइट एड्रेस चलेगा नहीं। अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप करते हो जैसे google.com, तो ये क्या करता है, ब्राउजर आपका एनएफ स्मार्ट है, वो बाय डिफॉल्ट एचटीटीपीएस लगा लेता है। अब जैसे मैंने ये टाइप किया, आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं इसको जैसे कॉपी करूंगा ना और यहाँ से आके पेस्ट करूंगा, अब इसको देखो, तो इसने बाय डिफॉल्ट देखो एचटीटीपीएस और www यूज कर लिया अपने साथ, ठीक है? तो ये सिस्टम इंटेलिजेंस है कि जो ऑटोमेटिकली ऐड करके ही वो सर्च करता है। तो इसको हम वेबसाइट का एड्रेस बोलते हैं, यूआरएल, और इसी को हम डोमेन भी बोलते हैं कि हमें अगर डोमेन परचेज करना है तो डोमेन का मतलब ये हो गया कि ये पूरा एड्रेस जो है ये हमारा डोमेन होता है। तो डोमेन का मेन लॉजिक होता है जैसे .com, .org, .in, तो किस टाइप का डोमेन आपने परचेज किया है, ठीक है? तो ये हो गया आपका वेब एड्रेस और वेब एड्रेस कैसे काम करता है, ठीक है? अब इस वेब एड्रेस के करस्पॉन्डिंग अब आपको एक सर्वर खरीदना पड़ता है। सर्वर ये तो मतलब आपका डोमेन हो गया। अब आपको वेबसाइट को कहीं पे होस्ट करना है कि ये यूआरएल काम करने लगे, तो आपको फिर जाके होस्टिंग करके एक कंसेप्ट होता है कि आपको जैसे गोडैडी या अदर सर्विस प्रोवाइडर है उनसे जाके होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। तो होस्टिंग में वो आपको स्पेस देंगे कि 2 GB कि 10 GB जितना आप स्पेस लेते हो, तो आपको एक फोल्डर बना के दे देंगे सर्वर पे कि इतना GB आपके पास स्पेस है, तो अपना सोर्स कोड आप यहाँ पे
इस होस्टिंग के अंदर डालोगे और इसको पॉइंट करोगे अपने इस यूआरएल से। तो जब भी आप ये यूआरएल ओपन करोगे, ये क्या करेगा, उस सर्वर पे जाके कनेक्ट करेगा और आपके जो भी पेजेस हैं, कोड सोर्स कोड है, उसको रीड करके आपके एप्लीकेशन को यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो जो होस्टिंग होती है, राइट, तो वहीं पे एक्चुअल में हमारा कोड होता है और सिर्फ हम इससे उसको पॉइंट करते हैं। अब हमारे जैसे लोकल होस्ट पे क्या सिस्टम बना कि लोकल होस्ट पे हमारी वेबसाइट कैसे चल रही है। तो लोकल होस्ट जो हो गया, ये लोकल होस्ट का मतलब ये हो गया कि ये साइट अभी इंटरनेट पे नहीं है कहीं पे, ये हमारे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो लोकल होस्ट और हमने करंट सिस्टम को, अपने सिस्टम को, जो हमारा लैपटॉप है, इसको इसको बोलते हैं हम लोकल होस्ट। ये हमारा लोकल होस्ट है। और क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत सारे पोर्ट खाली होते हैं, तो हमने 100 पोर्ट पे ये एज ए यूआरएल रजिस्टर कर दिया और सोर्स कोड को भी पॉइंट कर दिया है जब हमने इंस्टॉल किया। तो ये ऑटोमेटिकली जब ये यूआरएल डालेंगे तो ये हमारे लोकल पे सर्च करेगा, उस फोल्डर को पॉइंट करेगा और वहां से आपको ये पिक करके उठाएगा। अब ये इंटरनली काम कैसे करता है, तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो एक कंसेप्ट होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर का काम क्या होता है, वेब सर्वर जनरली क्या करता है कि यही होस्टिंग जो होती है किसी सर्वर पे होती है, हमारे जहाँ पे ये सोर्स कोड रखते हैं किसी सर्वर पे होता है। अब सर्वर क्या चीज होता है, सर्वर मतलब वो भी एक कंप्यूटर है, बट वो 24/7 अप रहता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है कि कहीं से भी उस पर रिक्वेस्ट आए, राइट, तो वो उसको रिस्पॉन्स करे। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े सर्वर सुपर कंप्यूटर्स बना के रखे हुए हैं और उनमें लाखों करोड़ों वेबसाइट्स होस्ट हो रखी हैं जो वहां से एक्सेस होती हैं, राइट। तो चाहे वो क्लाउड पे रखा हो चाहे कहीं पे भी रखा हो, तो उन्हीं को हम वेब सर्वर्स बोलते हैं। अब इन वेब सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ और भी बीच में एप्लीकेशंस काम करती हैं जो कि इस वेब सर्वर्स के थ्रू हमारे यूआरएल को रिडायरेक्ट करके हमारे एप्लीकेशन को डिस्प्ले करती हैं। तो जैसे एक होता है अपाचे, अपाचे भी हमारा एक वेब सर्वर होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि जब आप यूआरएल एड्रेस डालोगे तो वो जब इस सर्वर से कनेक्ट करेगा तो बीच में एक ये लेयर काम करता है अपाचे सॉफ्टवेयर, जो कि आपकी साइट को रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि उसको समझ में कैसे आएगा कि पर्टिकुलर आपकी ये वेबसाइट किस कोड में लिखी गई है। क्योंकि आप मान लो वेबसाइट डिजाइन किए तो आपने डॉट नेट में किया या आपने पीएचपी लैंग्वेज यूज किया या आपने पाइथन में बनाया या आपने जावा में बनाया, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हो, बट आपको ब्राउजर से तो एक्सेस होता है। अब जैसे google.com हमने ओपन किया, अब ये पता नहीं किस लैंग्वेज में होगा, या फिर हमने जैसे amazon.in ओपन किया, तो ये भी तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैकग्राउंड में यूज किया होगा, कि डॉट नेट में बना है कि जावा में बना है, वॉट एवर, ऐसे पीएचपी में भी बना हो सकता है। तो जिस टर्मिनोलॉजीज में, जिस टेक्नोलॉजी में ये बना होगा, सेम उसी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए होता है, जैसे अपाचे। तो अपाचे टॉम कैट जो होता है वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन के लिए होता है। तो टॉम कैट जो होता है वो वेब सर्वर है एक तरीके से, जो जावा बेस्ड एप्लीकेशन अगर आपकी होस्ट हो रखी है तो टॉम कैट उसको कंपाइल करके उसको ब्राउजर पे डिस्प्ले कराएगा। ऐसे सिर्फ अपाचे जो है वो पीएचपी के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आईआईएस जो होता है ये आपका होता है डॉट नेट के लिए, तो डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो आईआईएस आपको लोकल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। तो ऐसे 3 पॉपुलर आपके सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स इनको बोलते हैं, अपाचे या अपाचे टॉमकैट या आईआईएस। तो अपाचे जनरली पीएचपी वगैरह को सपोर्ट करता है, टॉमकैट जो होता है वो आपका जावा बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए होता है, आईआईएस आपका स्पेशली डॉट नेट के लिए होता है। तो इनको हम वेब सर्वर्स भी बोलते हैं। तो कभी-कभी आपको कोई पूछे कि कौन सा वेब सर्वर आपने यूज़ किया है, तो आप ये बता सकते हो कि अपाचे या टॉमकैट या आईआईएस वगैरह हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद मूव करते हैं कि जैसे मान लो हमने सर ये एड्रेस तो यहाँ पे, हाँ, सर ये तो जावा और पीएचपी हुँ, में हुँ, यूज करते हैं ना हम, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। हम अभी भी टेस्टिंग में कैसे ये यूज करेंगे? तो टेस्टिंग में आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कि जब हम एज़ ए टीम एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ डेवलपर भी काम कर रहे होते हैं हम एक प्रोजेक्ट में, कि डेवलपर भाई कोड लिख रहे हैं और हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो डेवलपर अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हमें तो पता होना चाहिए ना, कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो जो डेवलपर्स हैं, वो जावा में कोड लिख रहे हैं कि डॉट नेट में लिख रहे हैं कि पीएचपी में लिख रहे हैं। हमें वो पता होना चाहिए ना। अगर आप ये बोलो कि वो डेवलपर ने कोड कैसा लिखा, क्यों लिखा, कहाँ लिखा, अगर आपको नहीं पता, तो मतलब आप टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को पूरा नहीं समझ पाओगे।
अच्छा, मतलब जावा में लिख रहे हैं तो टॉमकैट यूज करेंगे हाँ, वो। तो आपको PHP, टेक्नोलॉजीज, हाँ, तो अपाचे। टेक्नोलॉजीज तो पता होनी चाहिए ना। आप भले ही सोर्स कोड नहीं लिख रहे हो, क्योंकि आपको मैन्युअली एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, उसका लुक एंड फील, राइट, जिसको हम बोलते हैं जीयूआई टेस्टिंग। तो अगर आप जीयूआई टेस्टिंग कर रहे हो, जीयूआई का मतलब हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये जो इंटरफेस हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये अभी जैसे amazon.in ओपन किया तो ये जो इंटरफेस दिख रहा है, तो ये एक हमारा जीयूआई हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि लुक एंड फील साइट की कैसी है, कि सर्च बटन आ रहा है प्रॉपर कि नहीं आ रहा है, राइट, सब कुछ इनेबल है कि नहीं, सारी मेन्यूज सही आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। तो कभी कभी इंटरव्यूअर जब आपसे पूछेगा कि आपने कौन से प्रोजेक्ट की टेस्टिंग की, तो अगर आप प्रोजेक्ट का नाम बताओगे तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछ सकता है कि ठीक है, प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। तो आपको वो पहले आंसर करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जैसे हम मान लें कि ये हमारा लोकल होस्ट पे जो हमने वी टाइगर सीआरएम इंस्टॉल किया है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही है। तो इसका फ्रंट एंड जो है, जो ये डिजाइंड हुआ है, ठीक है, ये क्या है, HTML है। जो ब्राउजर पे दिखता है वो हमारा क्या है, HTML होता है। और HTML के साथ अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज किया है गया है, कि जो लॉजिक, जो फंक्शनैलिटी हमने किया है, यूज किया है कि इसमें एडमिन एडमिन से लॉगिन होना चाहिए, तो ये कैसे चेक करता है कि जाके डेटाबेस से किसी इंटरेक्ट करता होगा, और वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए बीच में लॉजिक क्या लिखा है प्रोग्रामिंग में, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया है। तो लेट्स से यहाँ पे PHP यूज हुई है, ठीक है। अब ये भी वो पूछ सकता है कि PHP का कौन सा वर्जन यूज किया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि PHP 5.2 है कि 5.3 है, वॉटेवर। तो ये चीज़ें आपको पता होगी। इसके बाद इसका बैकएंड क्या है, क्योंकि कम समटाइम्स हमें क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि डेटाबेस में भी जाके कुछ क्वेरीज रन करनी हो, कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करनी हो, ठीक है। तो मैं बेसिक डेटाबेस भी आपको बताऊंगा एक दो क्लास में। तो अब डेटाबेस, तो यहाँ पे डेटाबेस भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ओरेकल हो गया, सिक्वल सर्वर हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, माई सिक्वल। तो माई सिक्वल का भी पर्टिकुलर वर्जन हो सकता है कि 5.0 या कौन सा वर्जन यूज किया है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजीज हो गया। और सम टाइम एप्लीकेशन के अंदर, अब इनके अंदर आज के डेट में एक और भी लेयर्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एपीआई लेयर्स, कि एपीआई बीच में कौन सी यूज हो रही है। तो अगर 2 टियर आर्किटेक्चर हमारा है एप्लीकेशन का, 2 टियर का मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो एप्लीकेशन है, राइट, ये इसका जो सोर्स कोड है और इसका जो डेटाबेस है, ये दोनों एक ही सर्वर पे होस्टेड है। एक ही सर्वर पे होस्टेड होने का मतलब कि ये जो हमने होस्टिंग ले रखी है, राइट, तो ये किसी एक ही सर्वर पे हमारा कोड भी है और हमारा डेटाबेस भी है। तो इसको 2 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसमें हमारी सिक्योरिटी कम होती है कि अगर मान लो ये सर्वर हैक हुआ, तो हमारा सोर्स कोड भी हैक हो जाएगा और हमारा डेटाबेस भी हैक हो गया। तो इस केस में क्या होगा, अब प्रॉब्लम होगी कि पूरा का पूरा सिस्टम वो कोई भी हैक कर सकता है। बट अगर 3 टियर आर्किटेक्चर में आएंगे, तो हमारा सोर्स कोड, मान लो एक सर्वर पे है, सर्वर 1 पे जो होस्टेड है, सर्वर नंबर 1 पे हमारा सोर्स कोड पहुंच गया, सोर्स कोड रखा हुआ है जो बाहर डिस्प्ले हो रहा है, राइट। और दूसरे सर्वर पे हमारा एपीआई है। अब एपीआई के बारे में मैं आपको बताता हूँ, एपीआई क्या होता है, एक मिडिलवेयर की तरह काम करता है, कि जिससे कि हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कि अमेजॉन की साइट जैसे है हमारे पास, अब इस अमेजॉन के अंदर जब आप पेमेंट करते हो, राइट, तो पेमेंट करते हो तो ये आपको रिडायरेक्ट करता है ना कहीं पे, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालो, या फिर आप डेबिट कार्ड से करना करना चाहते हो, या पेटीएम से करना चाहते हो, बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस आते हैं। जब वहाँ पे आप पेमेंट इन्फो डालते हो, तो ये आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे इंटरनली रिडायरेक्ट करता है। मतलब अगर मान लो आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया आईसीआईसीआई बैंक का, तो इंटरनली जब आप अपने कार्ड की डिटेल्स डालते हो, तो वो जाके इंटरेक्ट किससे कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक से, और वहां पे आपके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करता है, और फिर वहां से पैसे डिडक्ट करता है आपके अकाउंट से आईसीआईसीआई बैंक, और कंफर्मेशन भेजता है अमेजॉन को कि हाँ, यहाँ से मैंने इनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके आपके अकाउंट में पैसे हमने डाल दिए हैं, और उसका ट्रांजैक्शन नंबर ये है। तो उस ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन नंबर जैसे इसको मिलता है इस वेबसाइट को वापस से अमेजॉन को, कि हाँ, वहां से कंफर्मेशन आईसीआईसीआई बैंक ने दिया कि हमने पैसे डिडक्ट कर लिए, तो फिर अमेजॉन क्या करता है, आपको मैसेज दिखा देता है कि ऑर्डर आपका सक्सेसफुली प्लेस हो गया। और अगर पेमेंट में आपने गलत इन्फॉर्मेशन पास किया, पेमेंट वहां से डिक्लाइन होता है, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे
कैंसिल हो जाता है, मतलब एक तरीके से अनसक्सेसफुल बताएगा। तो इंटरनली क्या कर रहा है, ये किसी बैंक से कनेक्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी, क्योंकि इसके पास तो अपना बैंक है नहीं, तो ये थर्ड पार्टी कनेक्ट कर रहा है आईसीआईसीआई से। तो वो बीच में कनेक्ट कैसे कर रहा है, तो बीच में कंसेप्ट आता है सेकंड सर्वर का, कि वहां पे एपीआईज होस्ट हुई होती है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि एक एपीआई, एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या इसको बोल सकते हो वेब सर्विसेज भी बोलते हैं, ठीक है। बीच में ये वेब सर्विसेज यूज करके क्या करता है, किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है और वहां से रिस्पॉन्स लेके आता है। रिस्पॉन्स सक्सेस होता है तो उसके बिहाफ पे फिर ये जाके अपने डेटाबेस को अपडेट कर देता है। तो अब डेटाबेस आप कहीं और होस्ट कर दो कि सर्वर 3 पे आपका डेटाबेस हो गया। तो अब इसमें 3 लेयर आ गई। अब 3 लेयर में से मान लो अगर एक भी लेयर, मान लो सोर्स कोड अगर किसी ने एक्सेस कर लिया, सर्वर को हैक किया, तो ये 2 चीजें तो हैक करना उसके लिए मुश्किल होंगे। मान लो एपीआई हैक किया, तब भी 2 चीजें नहीं है उसके पास, तब भी ये काम नहीं करेगा। मान लो सिर्फ डेटाबेस एक्सेस कर पाता है, तो फिर ये मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा चीजों को। तो अगर अब किसी सर्वर को हैक करना है, किसी एप्लीकेशन को हैक करना है, तो उसको तीनों सर्वर को हैक करना पड़ेगा। तो सब में अलग अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लो ये कोड आपका विंडो बेस्ड एप्लीकेशन विंडो बेस्ड सर्वर में डाल दिया, एपीआई को इसने यूनिक्स सर्वर में डाल दिया, और डेटाबेस के लिए इसने लिनक्स सर्वर बना दिया जिसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, ठीक है। तो अब ऐसे एक हैकर के लिए हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको 3 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं एप्लीकेशन का। तो आज के डेट में जितनी भी एप्लीकेशन डिजाइन होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं आपका 3 टियर पे होती हैं, और तभी वो साइट आपकी मोबाइल पे भी डिस्प्ले होती है, मोबाइल पे भी एक्सेसिबल होती हैं। तो अब मोबाइल के लिए अगर काम करना है सेम एप्लीकेशन का, मोबाइल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आप ब्राउजर पे भी ओपन करो तब भी होता है, और फेसबुक का ऐप इंस्टॉल कर लो तब भी आप सेम काम कर पाते हो। जो चीज़ आपने ब्राउजर से किया है वही चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हो, वो चीज़ आपको दिखेगी कि जो चीज़ ब्राउजर पे किया है वो भी आप मोबाइल पे अपने देख सकते हो, या जो चीज़ आपने मोबाइल पे किया है वो ब्राउजर में भी ओपन करके देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल एप्लीकेशन वाला कोड जो है वो 2 तरीके से हैंडल किया जा सकता है। एक तो ये कि आपका सोर्स कोड ऐसा लिखा हो कि जो मोबाइल को भी डिटेक्ट कर ले और आपका ब्राउज़र्स को भी डिटेक्ट कर ले, तो उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो कभी-कभी इंटरव्यू आपसे पूछता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर था वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं? रिस्पॉन्सिव का मतलब ये हो गया कि आप वेबसाइट ओपन करो, तो मोबाइल पे ओपन करो तो मोबाइल व्यू में आए वो, मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन दिखे आपका। ब्राउज़र पे ओपन करो तो ब्राउज़र के हिसाब से उसका स्क्रीन का रिज़ॉल्यूशन चेंज हो जाए। ऐसे ही आपका अगर टैबलेट पे ओपन करते हो तो टैबलेट के फॉर्म में वो हो जाए। तो ऐसे क्रोम में आप ये कर सकते हो। तो क्रोम के अंदर अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि 3 डॉट्स में जाते हो, जैसे ये ऑप्शन आपको दिखता है ना शो साइड पैनल, ऐसे यहाँ पे जाओ। लेट्स से एक ऑप्शन होता है, जैसे डेवलपर ऑप्शंस में जाओ, तो यहाँ पे देखो ये व्यू है कि कौन सा व्यू में देखना है। तो यहाँ से हमने व्यू चेंज किया और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई हमें किस पे करना है, डायमेंशन रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे आईफोन की में चेक करना है कि आईफोन 12 में इसका लुक एंड फील कैसे आएगा, तो ऐसे आप सेलेक्ट करो। अब इस साइट को जब आप यहाँ पे ओपन करोगे, फिर से चेंज कर दिया मैंने, तो आपका लुक एंड फील साइट का ऐसे होना चाहिए, और ये टेस्टिंग हमें करनी पड़ती है कि जब साइट, तो यहाँ से आईफोन सेलेक्ट किया तो आईफोन में अब व्यू ऐसा दिखेगा उसका समथिंग। ऐसे अगर आप किसी टैबलेट के फॉर्मेट में ओपन करते हो, जैसे मान लो कोई टैब है, मान लो गैलेक्सी, ऐसे ये भी मोबाइल ही है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर यहाँ पे होते हैं। एसेट टैब नहीं दे रखा है, तो उसके लिए हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो टैबलेट है तो टैबलेट के फॉर्म में आएगा, ब्राउजर है तो ब्राउजर के फॉर्म में आएगा। ऐसे अलग अलग कंसेप्ट में ये चलता है, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे मोबाइल व्यू में दिखता है, टैबलेट में टैबलेट व्यू में, ब्राउजर्स पे ब्राउजर व्यू में, तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइट रिस्पॉन्सिव है। और आज के डेट में जितनी साइट बनती है सब उसको देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। समटाइम हमें जाके टेस्टिंग भी परफॉर्म करनी पड़ती है मोबाइल डिवाइस पे भी कि सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं कि नहीं। क्यों ऐसा, क्यों इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के पीछे 2 लॉजिक है। एक तो लॉजिक ये होता है कि हो सकता है कि हमारा ये जो सोर्स कोड है वेब का, मतलब ब्राउज़र का अलग हो और मोबाइल के लिए अलग कोड हो।
मोबाइल का सोर्स कोड अलग हो, क्योंकि अगर मोबाइल ऐप डिजाइन करेंगे उसकी पेजेस हमें अलग डिजाइन करनी पड़ेंगी, उसके अलग कंसेप्ट डिजाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका सोर्स कोड अलग हो सकता है हमारा। तो ये हो सकता है कि आपने मान लो फ्रंट एंड इसका आपने डॉट नेट में बना लिया, बट मोबाइल का हो सकता है कि आपने इसका रिएक्ट जेएस में बना लिया या कुछ और टेक्नोलॉजीज में बना लिया, या एंड्रॉयड में जाके डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि आईओएस का भी अलग कोड होगा, ठीक है, और एंड्रॉयड का भी अलग कोड होगा कंसेप्ट वाइज। तो ऐसे अलग अलग सर्वर पे इनके कोड को रखा जाता है। तो ये सिर्फ सोर्स कोड है जो यूआई फ्रेंडली होते हैं, बट बैक एंड में चाहे वो मोबाइल का सोर्स कोड हो, चाहे डेस्कटॉप का सोर्स कोड हो, चाहे आपका ब्राउजर का सोर्स कोड हो, वो सब कुछ कौन इंटरेक्ट करेगा, सेम एपीआई कॉल करेंगे और डेटाबेस आपका सेम होगा। तो ये दोनों चीजें चेंज नहीं होगी, सिर्फ आपका फ्रंट एंड का लेयर चेंज होगा कि कैसा व्यू हमें दिखना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। तो रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग अगर आपको परफॉर्म करनी है तो इसका मतलब हो गया कि आप ब्राउजर से भी कर सकते हो, कि ब्राउजर के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि मोबाइल व्यू, टैबलेट व्यू में भी आप जाके साइट को ओपन करके वहां पे भी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, या तो आपको रियल डिवाइस मिल जाए। तो मोबाइल पे करना तो रियल टाइम डिवाइस आप लेके उसमें यूआरएल डाल के वहां पे भी टेस्ट कर सकते हो। मोबाइल ऐप है अगर, तो ऐप इंस्टॉल करोगे, तो अब ऐप इंस्टॉल कैसे करते हो? तो अभी तो आपको ऐप इंस्टॉल करने का कंसेप्ट आपको सिंपल सा पता है कि आप प्ले स्टोर में जाते हो, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लेते हो, लेकिन कंपनी में कैसे करोगे? वहां कंपनी में ऐसे नहीं होता। तो कंपनी में आपको एपीके फाइल्स मिलती हैं। जैसे मान लो वी टाइगर सीआरएम को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक ईएक्सी फाइल मिल गई, राइट? वैसे यहाँ पे एंड्रॉयड के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए डॉट एपीके फाइल्स मिलती हैं, उनको लेके हम मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, फिर वहां से इंस्टॉल करेंगे एपीके फाइल से, तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है, फिर आप टेस्टिंग वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की, कंपनी के वाले क्या चाहते हैं, ब्राउजर पे करना है उनको या उनके कस्टमर बेस जैसे होंगे। तो जैसे मान लो अगर हम ऐप फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजोन की करें, तो मैक्सिमम जो यूजर्स होते हैं वो आज के डेट में अगर लॉजिकली सोचो, जितने भी इंडिया के कस्टमर या इंडिया के मार्केट के हिसाब से अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो पहले माइंडसेट को समझेगा कि सबसे ज्यादा लोग क्या यूज कर रहे हैं। तो आज के डेट में मोबाइल सबके पास है ना, आपके पास मोबाइल सबके पास है। एक मिनट, हाँ।
सॉरी। ओके, तो हम कहाँ पे थे? ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और कौन-कौन से सर्वर्स होते हैं, कैसे हम रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ऑल अबाउट, राइट? अब हम इनके टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में समझते हैं एप्लीकेशंस के, कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो ये आपका एप्लीकेशन है, तो ये हमारा यूआरएल हो गया। इसको हम टाइटल बोलते हैं या टैब बोलते हैं, टैब में जो चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या है, इमेज। इसको हम इमेज कैसे पता चलेगा कि ये हमारा इमेज है? क्योंकि एक तो चीज़ आपको दिखने से लग रहा है कि ये एक इमेज है, बट ज़रूरी नहीं कि ये इमेज हो, राइट? ये हो सकता है कि आपका टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट है, उसको कलर कर दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये इमेज है? तो इसके लिए सिंपल सा होता है कि आप इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, तो यहाँ से आपको कोड में बताएगा कि यहाँ से टैग स्टार्ट होता है आईएमजी करके। जब आईएमजी लिखा आएगा, तब आप समझ लेना कि ये जो है इमेज है, और इमेज कहाँ से आ रही है और इमेज का नाम क्या है। तो यहाँ पे इमेज का नाम जो है, इमेज फोल्डर में vtiger-crm.gif है। तो इससे पता चलेगा कि ये हमारा इमेज है, ठीक है? तो इसको हम टर्मिनोलॉजी क्या बोलेंगे? वेब इमेज बोलेंगे, या फिर आप डायरेक्टली जो भी वेब पेज पे, ये पेज जो हुआ ब्राउज़र का, इसको हम बोलते हैं वेब पेज। तो इस वेब पेज पे कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी चीज़ जो भी दिख रही है, इन शॉर्ट सब कुछ क्या है, वेब एलिमेंट है। तो इनका पेरेंट नेम क्या हो गया या कैटेगरी क्या हो गई, ये सारी चीजें क्या है, वेब एलिमेंट है। अब वेब एलिमेंट के अंदर इनको हम बोलेंगे इमेज। अब जैसे की मॉड्यूल क्या है, तो की मॉड्यूल हमारा क्या हो गया, एक्चुअल में ये लिखा हुआ एक टेक्स्ट है, फॉन्ट है, तो इसको टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, बट इसको हम बोलते हैं लेबल, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे यूजर नेम लिखा है, तो यूजर नेम टेक्स्ट बोलो या यूजर नेम लेबल। तो अगर कोई लेबल भी बोलता है तब भी सही है, जनरली हम इसको लेबल पढ़ते हैं। अब सेम टेक्स्ट के अंदर, अब ये हाइपर लिंक है, इसको हम लिंक बोले या हाइपर लिंक बोले, तो इसकी टर्मिनोलॉजी हो जाती है वेब लिंक, हाइपर लिंक या लिंक। अब इनको कैसे हमें पता चलेगा कि ये लिंक है? तो इसको एक तो चीज ये होती है कि इसका एक तो कलर ब्लू में ऐसे रहेगा, या हो सकता है कि कलर इसका डिफरेंट भी हो सकता है। बट जैसे आप कर्सर लेके जाते हो, तो इसका हैंड आइकन बन के आ जाता है एक प्रॉपर्टी, और दूसरा इसके अंदर ऐसे अंडरलाइन बन के आ जाता है। ये दूसरा कंसेप्ट है। और तीसरी और क्या चीजें इससे पता चलेंगी कि इसको जब आप इंस्पेक्ट करोगे, तो इनका जो टैग होगा HTML का, वो हमेशा ए से स्टार्ट होगा। ऐसे टैग, जैसे अभी टैग को देखा था आपने, इमेज के केस में IMG लिखा था, तो वैसे यहाँ पे ए होता है। ए का मतलब हो गया एंकर टैग, और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होगी href। href के अंदर इसका लिंक का एड्रेस होगा, कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कहाँ रिडायरेक्ट होगा, ठीक है? कहाँ रिडायरेक्ट होगा, पहली चीज मतलब कौन से यूआरएल पे जाएगा, तो ये यूआरएल है जिस पे ये रिडायरेक्ट होगा। दूसरी चीज कि नए टैब में ओपन होगा या नए ब्राउजर में होगा, कि सेम टैब में वो चेंज हो जाएगा, तो वो टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो टारगेट दिया रहेगा उसके बिहाफ पे ये डिसाइड करेगा। टारगेट ब्लैंक का मतलब ये कोई नया पेज ओपन करेगा, उस ब्लैंक उसमें जाके नेविगेट करेगा। तो इसलिए जब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये हमेशा नया टैब ब्लैंक ओपन करता है, फिर उसमें रिडायरेक्ट होता है ये। तो अगर यहाँ पे ये नहीं होता, तो ये सेम पेज पे होने लगता, ठीक है ना? तो ये इसका कंसेप्ट होता है, तो इसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। तो ये तो हैंड आइकन से ऐसे लाइन बन के आ जाती है, अंडरलाइन, और कोड में अगर उसको पता करना हो तो ऐसे एंकर टैग और href की वजह से हम उसको पता करते हैं। से टारगेट ब्लैंक का मतलब एक बार फिर से बता दो। टारगेट ब्लैंक का मतलब ये हो गया कि ये हमेशा एक ब्लैंक पेज ओपन करेगा, और उसके अंदर ये रिडायरेक्ट करेगा यूआरएल। तो ये एक नया यूआरएल दिया हुआ है ना, तो href में यूआरएल होगा, किस पे क्लिक करेंगे, तो ये एक ब्लैंक टारगेट मतलब एक नया टैब ओपन करेगा, और उसके अंदर जाके ये ओपन होगा साइट, ओके सर। ठीक है? तो ये इमेज हो गया, ये सारे हमारे लेबल्स हो गए, ठीक है? ये हमारे हाइपर लिंक हो गए। ये हमारा जो है वो यूजर नेम का फील्ड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज में, इसको एक तो हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि बॉक्स है और इसके अंदर टेक्स्ट हम राइट करते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टर्मिनोलॉजी इसकी क्या होती है, टेक्स्ट बॉक्स। तो ये टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। ऐसे ही ये भी टेक्स्ट बॉक्स है।
तो इसको अगर हम आप इंस्पेक्ट करोगे तो इसका टाइप जो होगा इनपुट होगा, क्योंकि ये इनपुट एक्सेप्ट करेगा, और टाइप यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा है कि मतलब ये हमेशा टेक्स्ट लेगा, तो इसलिए इसका टर्मिनोलॉजी का नाम जो हो गया वो टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ऐसे ही पासवर्ड के देखो तो ये भी दिखने में टेक्स्ट बॉक्स जैसा है, लेकिन जब इसमें कुछ भी टाइप करेंगे इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, राइट। तो इस केस में यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू क्या हो गया, पासवर्ड। टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, क्योंकि आप कुछ भी टाइप करेंगे तो अगर टाइप इज इक्वल टू नीचे पासवर्ड दिया है तो यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे वो आपका इनक्रिप्टेड जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करके टेक्स्ट कर दूं तो यहाँ पे अब जो भी टाइप करोगे दिखेगा आपका। तो इसलिए हमें जब पासवर्ड चीज को वैलिडेट करना हो कि पर्टिकुलर फील्ड हमारा पासवर्ड टाइप है कि नहीं, कि इसमें कुछ भी टाइप करते हैं तो मैन्युअली हम चेक कर सकते हैं कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो जाके सोर्स कोड देखो, यहाँ पासवर्ड नहीं है, तो आप ये डिफेक्ट रेज कर सकते हो कि पासवर्ड हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाना चाहिए। तो ऐसे इसको भी टेक्स्ट बॉक्स बोलेंगे बट पासवर्ड फील्ड बोल सकते हो आप। ऐसे ही ये चीज क्या हो गई आपकी, इसको टर्मिनोलॉजी दो चीज यूज करते हैं, एक तो या तो आप वेब लिस्ट बोलो, ये एक लिस्ट है जिसको वेब लिस्ट बोलते हैं, या दूसरी चीज ड्रॉप डाउन। तो ये ड्रॉप डाउन बोलो या इसको वेब लिस्ट बोलो, दोनों टर्मिनोलॉजीज ठीक है। अब बात आता है ये बटन, तो इसको हम बोलते हैं बटन। तो बटन भी कई तरीके की होती हैं, एक होता है सबमिट बटन, एक होता है नॉर्मल बटन। तो अगर इसके अंदर इंस्पेक्ट करके देखो, अगर सबमिट कहीं लिखा हुआ है जैसे टाइप इज इक्वल टू सबमिट है, तो मतलब ये सबमिट बटन है। और अगर टाइप इज इक्वल टू सिंपल बटन है तो मतलब ये नॉर्मल बटन है। दिखने में आप ऐसे पता नहीं कर पाओगे कि ये बटन है कि सबमिट बटन है, बट कोड से ही हमें पता चलेगा। सर तो जो यहाँ पे ये हमारा, हाँ बोलो। सर जो सिंपल बटन होगा फिर उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? उसकी भी फंक्शनैलिटी सेम होगी, उसमें भी क्लिक करोगे तो काम वैसे ही होगा, ठीक है। सर मतलब तो दोनों का ही सेम, सबमिट का भी और इसका भी मतलब? राइट, तो जनरली कुछ डेवलपर क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई फॉर्म बना है, ये एक फॉर्म जैसा है कि इसमें डेटा फिल करो, फॉर्म को सबमिट करो। तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि फॉर्म फिल किया और उसको सबमिट कर दिया, ठीक है। तो वो सारे कंसेप्ट हमारा, फॉर्म हाँ, देते हैं ना वो हाँ, तो HTML में देते हैं ना। राइट, जब फॉर्म हम HTML में लेंगे तो वहाँ पे सबमिट बटन दोगे तो सबमिट में सीधे सीधे वो फॉर्म को ले जाके सबमिट करेगा। तब इसके अंदर कंसेप्ट होगा जो लास्ट टाइम हमने बताया था कि गेट पोस्ट की पासवर्ड यहाँ विजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और तो सारे ये, वेब एप्लीकेशन मतलब इसके ये क्या बोलते हैं इसको, ये HTML में रहेगी क्या? हाँ, ये HTML की प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ से अगर मान लो सबमिट बटन यूज किया तो डायरेक्ट ये जाके सबमिट करेगा, डेटा लेके जाएगा। और अगर आप बटन यहाँ पे यूज करोगे तब आपको अपना लॉजिक बनाना पड़ेगा कि लॉजिक में जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा जो कि इन दोनों की वैल्यूज को पिक करेगा, और फिर जावा स्क्रिप्ट उसको अपने फॉर्मेट में अब अंदर कन्वर्ट कैसे करता है या कोई एपीआई कॉल करता है, क्या करेगा। तो जनरली जब बैकग्राउंड में एपीआई वगैरह कॉल होती है, ठीक है, अगर कस्टमाइज एपीआई हमने इंटीग्रेट कर रखा है तब यहाँ पे लोग बटन प्रेफर करते हैं। तो बटन बनाएंगे तो बटन के क्लिक पे कोई इवेंट ट्रिगर होगा, उस इवेंट में ये डेटा को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके इनक्रिप्ट करके फिर उसको भेजेंगे सर्वर पे, ठीक है। और सबमिट है तो वो डायरेक्ट इसकी ब्राउजर की प्रॉपर्टी हो जाती है, वो फॉर्म को सबमिट करने के लिए डेटा अपने फॉर्मेट में हेडर में ही लेके जाएगा, चाहे वो हिडन में ले जाए चाहे वो विजिबल फॉर्मेट में ले जाए। बट इससे ज्यादा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम फंक्शनैलिटी टेस्ट करने का होता है कि एटलीस्ट जो बटन का काम है, चाहे वो सबमिट बटन हो चाहे नॉर्मल बटन हो, वो अपना काम करना चाहिए उसका। हमें उसको ज्यादा उससे मतलब नहीं सोर्स कोड से कि सबमिट बटन है या नॉर्मल बटन है। बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि दोनों का काम क्या होता है, दोनों लुक एंड फील देखने में सेम ही होते हैं। अब सपोज करो कि इसके अंदर आपने लॉग इन किया, तो ये आपका यूजर नेम जो हो गया टेक्स्ट, ये हमारा पासवर्ड है, ये सब क्या है, लेबल्स है। और ये इनको आप बोल सकते हो ब्लॉक्स या टेबल या ग्रिड, क्योंकि ये टेबल के फॉर्मेट में अगर इंफॉर्मेशन है तो आप इसको ग्रिड बोल सकते हो या वेब टेबल बोल सकते हो। बट यहाँ पे वेब टेबल्स नहीं है, ये ब्लॉक्स हैं अलग अलग, ठीक है। अब नेक्स्ट जब इसमें हम लॉग इन करते हैं, तो यहाँ पे जब वो व्यू आता है, अब यहाँ पे जनरली कंसेप्ट क्या होता है, ये जो ऊपर की चीजें हैं हमारे पास जो दिख रही हैं, इनको हम हेडर बोलेंगे।
कि पेज का हेडर है, राइट, और ऊपर की चीज है। तो जब भी हम सिनेरियोज लिखेंगे कि हेडर में हमें ये चीज वेरीफाई करना है, ऐसे ही हमारे पास फुटर होता है। अब ये जो चीज है कॉमन यहाँ पे, तो दो चीजें पेज के अंदर देखो कॉमन मिलेगी हर एक पेज में। जैसे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ऊपर का चीजें फिक्स है, ये नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ अंदर के कंटेंट चेंज हो रहे हैं ना। तो इसको अपर पेन बोल सकते हो एप्लीकेशन का, या हेडर बोल सकते हो। तो हेडर हो गया, ऐसे फुटर हो गया, फुटर भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ का भी कंटेंट चेंज नहीं होगा। तो ये हेडर और फुटर कॉमन हो जाता है हमेशा हर पेज के लिए, तो इसीलिए इसको हम हेडर फुटर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे अब कोई चीज डिफाइन करना है कि कहीं पे क्लिक करना है, तो लेट्स से कि नीड टू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स टैब ना, या प्रोडक्ट्स हेडर टैब, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सारे हमारे हेडर्स हो गए, और इनको टैब भी बोलेंगे। अब ये भी आपस में क्या है देखा जाए तो हाइपर लिंक्स है। अब इनको भी कर्सर लेके जा रहे हैं तो हैंड आइकन बन के आ जा रहा है, और अंडरलाइन। इसको अगर आप इंस्पेक्ट करते हो तो यहाँ से देखो ए टैग लिखा है और HREF है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका हेडर टैग हो गया। तो हेडर टैग है, टैब जिसको क्योंकि टैबुलर फॉर्मेट में है तो ये आप टैब बोल सकते हो, बट बैकग्राउंड में क्या है हाइपरलिंक है। तो अगर आपको ये वेरीफाई करना हो, लिखना कि यहाँ पे टैब दिखने चाहिए बट इंटरनली वो एक लिंक होनी चाहिए, हाइपरलिंक होनी चाहिए, तो आप उनको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब दूसरा हो सकता है कि किसी पे जब क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है, कि जब हम होम पे क्लिक करें कि यहाँ पे कौन सा पेज ओपन हो रखा है, राइट, तो ये टैब हाईलाइटेड रहेगा। तो ये भी एक फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। अब जैसे मान लो कि लीड सेक्शन पे आपने जब क्लिक किया इस टैब पे, तो ये जो डेटा आ रहा है यहाँ पे इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रिड, या इनको ग्रिड बोल सकते हो, या फिर आप इसको वेब टेबल बोल सकते हो। कि वेब टेबल के अंदर ये हमारे रोज हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं। टेबल है तो रोज एंड कॉलम्स होंगे, राइट। अब उनके अंदर या तो आप बोल सकते हो कि ग्रिड में जब भी हम लीड सबमिट करें फिर हम जाके सक्सेसफुली ग्रिड में वेरीफाई करें कि लीड का सबमिशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे न्यू लीड पे हमने क्लिक किया, अब लेट से यहाँ से हमने कोई फॉर्म फिल किया, डेटा, ठीक है। अब इसको जैसे मैं सेव करूं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स हैं, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये ड्रॉप डाउन है, ये हमारा होता है रेडियो बटन। जो ये पॉइंट करके बना होता है ये रेडियो बटन होता है, इसको भी बटन बोलते हैं बट इसका टाइप क्या है, रेडियो। अब रेडियो बटन की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि इनमें से आप कोई एक ही चूज कर सकते हो हमेशा। तो जैसे इसको चूज करो या इसको चूज करो, आइदर और वाले, तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं, मेल फीमेल, राइट। तो ऐसे ही इनको हम रेडियो बोलते हैं, तो रेडियो बटन है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो बड़ा टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही बिहेवियर इसका होता है, किसमें भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। लेकिन इनको हम टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया में क्या होता है कि लिमिटेशंस होती है, कि जैसे मान लो कि टेक्स्ट बॉक्स की एक लिमिटेशंस हो सकते हैं कि 255 कैरेक्टर से ज्यादा आप नहीं टाइप कर सकते। वैसे आपको यहाँ पे भी टेक्स्ट एरिया में अगर उससे ज्यादा टेक्स्ट पास करना है, कि लेट से 1000 कैरेक्टर पास करना है या उससे ज्यादा पास करना है, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एरिया जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा पास कर सकते हो, और उसका लुक एंड फील जब भी आप बहुत सारी कई लाइन लिखोगे तो आप यहाँ पे व्यू भी कर पाओगे आसानी से। क्योंकि यहाँ पे अगर टाइप करोगे तो जितना बड़ा लेंथ है उतना ही दिखेगा, उसके आगे का टेक्स्ट नहीं दिखेगा कि क्या पूरा लिखा है, बट यहाँ पे पूरा व्यू कर पाते हो। तो इसलिए इसको हम ये फील्ड बनाते हैं यहाँ पे, जब हमें ज्यादा डिटेल एंटर करना होता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या पास करते हैं कि बनाते हैं कंट्रोल क्या, टेक्स्ट एरिया। तो इसको हम इंस्पेक्ट भी करोगे तो इसको आपको दिखेगा कि ये हमारा क्या है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब यहाँ से लेट से हमने इस फॉर्म को सबमिट किया, तो सबमिट होने के बाद ये यहाँ पे आया जहाँ पे हमने जो जो डेटा एंटर किया वो सारे डेटा कॉन्कैटिनेट करके सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और साथ में डेट टाइम सही पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वॉट एवर। तो यहाँ से एक चीज तो हमने वेरीफाई किया कि पर्टिकुलर लेट सबमिशन के बाद हमारे पास ये एक व्यू
जो डाटा हमने डाला उसका एक व्यू फॉर्मेट हमें दिखता है कि जो डाटा डाला वो सारा करेक्ट है कि नहीं। अब साथ के साथ अगर इसको हमें ग्रिड में वेरीफाई करना हो तो इस लीड सेक्शन में जाके हमें इस ग्रिड को वेरीफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो सबसे लास्ट में जाके देखो कि ये डेटा एंट्री हुई कि नहीं। तो सबसे लास्ट में जाके देखा तो हमारे पास ये डेटा आ गया यहाँ पे एज ए रो। हाँ बोलो। सर जैसे आपने अभी फॉर्म भरा है तो एक्सेल में उसको कैसे लिखेंगे कि फॉर्म में क्या क्या मैंने डिटेल डाला, तो पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा उसमें। राइट राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉर्म में जैसे ऑप्शन आता है ना स्टेप्स में कि भाई एंटर स्टेप्स फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम का टेस्ट डेटा में डाल दो कि फर्स्ट नेम ये होगा, लास्ट नेम ये होगा, कंपनी नेम। तो कभी कभी स्पेसिफिक डेटा पे टेस्टिंग करना है तो आपको वो डेटा पास करना पड़ेगा। बट कोई भी डमी डाटा डाल सकते हो, अगर आपका एप्लीकेशन ये अलाउ करता है कि कोई फर्स्ट नेम कुछ भी हो सकता है तो आप डमी डेटा भी डाल सकते हो। तो तो मीन्स डिपेंड। सारे बॉक्स जो है फिल करके, मतलब एक्चुअल में सारे टेस्ट करने के लिए सारे बॉक्स फिल करने होंगे। राइट। तो सारे बॉक्स जैसे इसमें कई सारे सिनेरियो बन सकते हैं। एक तो ये कि जो मैंडेटरी है, तो सिर्फ मैंडेटरी का मतलब ये दो फील्ड सिर्फ हम डालें और फॉर्म को सबमिट कर दें, तब भी फॉर्म सबमिट होना चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक किया तो ये फॉर्म देखो सबमिट हो रहा है। अब सेम चीज, अब यहाँ पे अगर हम और भी सारी डिटेल, तो ये दोनों तो मैंडेटरी हो गई, तो यहाँ पे हमें डिटेल तो फिल करना ही करना है, राइट। अब लेट से मैंने यहाँ पे सिटी में हमने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो लेट से, तो क्या सिटी वाली चीज आ रही है? आ रही है। तो जो जो डेटा वहां पे ऐड कर रहे हो वो डेटा बाय डिफॉल्ट करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में या उसके रेफरेंस की जो भी लेबल्स है उसके आगे वो डेटा आ रहा है कि डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो ये भी आपका टेस्ट केस बनेगा कि फॉर्म में सारा डेटा आपने फिल किया और उसको सारा व्यू पेज पे आपको दिखना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे भी वेरीफाई करना है। वापस से जाके जब आपने इस ग्रिड में गए तो इस ग्रिड में सबसे लास्ट पेज पे जाओ और यहाँ पे जब आप उस पर्टिकुलर डेटा को देखो यहाँ से क्लिक करके, तब भी आपको ये यहीं पे रिडायरेक्ट करना चाहिए और यहाँ पे भी वही इन्फॉर्मेशन शो करना चाहिए आपको। दूसरी चीज, अब अलग और फंक्शनैलिटी हो सकती है कि लीड सेक्शन में जाने के बाद आपको सर्च फंक्शनैलिटी से भी लीड आनी चाहिए कि सर्च फंक्शनैलिटी यहाँ पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से। कि लेट्स से कि मैंने लीड बनाया और मैंने सर्च किया कि फर्स्ट नेम में हमने सिंपल सा ये डाला और सर्च कर दिया, तो इससे सर्च आ रहा है। तो ये 3 रिकॉर्ड हमें बता रहा है। अब लास्ट तो नेम सर हमने स्टेप क्या होंगे, जैसे वी टाइगर का ही हम कर रहे हैं अभी, तो वी टाइगर में पहले लॉगिन से पहले सारे लिंक्स टेस्ट किए, फिर उसके बाद लॉगिन का टेस्ट किया, लॉगिन किया, फिर लॉगिन करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम कौन सा टेस्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, न्यू कॉन्टैक्ट की, होम, या फिर कैलेंडर या कैलकुलेटर। तो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट्स करने पड़ेंगे। तो जैसे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को समझना पड़ेगा, तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि वी टाइगर के साइट पे जाके वीडियोस एक बार वॉच करो तो इसकी पूरी फंक्शनैलिटी पहले समझ में आएंगी। ठीक है। तो अब वो फंक्शनैलिटी अगर आपको वहां से नहीं देखना है तो एक डॉक्यूमेंट जैसे होता है ना कि हमने बताया कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा जहां को रिफर करके हम सारी फंक्शनैलिटीज को समझेंगे और फिर हम टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपको एप्लीकेशन के बारे में पता ही नहीं है तो फिर आप उसको टेस्ट कैसे कर सकते हो, राइट। तो ओके उसको टेस्ट करने के लिए हमें फंक्शनैलिटी तो पता होनी चाहिए ना। सर एक चीज़ और पूछनी थी इससे, जैसे न्यू कॉन्टैक्ट में हम क्लिक करते हैं। सर एक मिनट ओपन करिए। सिर्फ जैसे मतलब कि ये है कि इसमें कि मैंडेटरी फील्ड अगर फिल नहीं होंगे तो वो सेव नहीं करेगा। अब सर राइट। यहाँ पे जैसे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, हाँ। फर्स्ट वाले, तो सर जैसे एक एक भी वो सेव हो रहा है ना। तो हम्म। सर मतलब कि इसके लिए जैसे मतलब कितने के टेस्ट केसेस मतलब अलग अलग जैसे ऐसे तो मतलब नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ तो जी, हमें तो उस हिसाब से कस्टमर, किस हाँ, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर आप कस्टमर हो तो आप चाहोगे ना कि कम से कम इंफॉर्मेशन फिल करे। जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो तो एप्लीकेशन आपको फोर्सफुली एंटर करवाएगा ही, यस सर। राइट। तो हमें सिंपल सा ये चेक करना है कि पहले तो मैंडेटरी फील्ड काम कर रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई बंदे ने ऐसे स्पेस स्पेस प्रेस किया, डेटा डाला ही नहीं और सबमिट कर दिया सेव, तब भी देखो ये फोर्सफुली बोल रहा है कि नहीं भाई स्पेस काम नहीं करेगा, डेटा डालो यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे डेटा डाल दिया तो यही हमारे लिए एक मैंडेटरी फील्ड है, तो इससे फॉर्म सेव हो रहा है।
तो एक तो ये सिनेरियो बनेगा कि मैंडेटरी फील्ड काम कर रहा है कि नहीं सही, और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये बना सकते हो कि पर्टिकुलर सारा डेटा फिल करो और जाके सारे डेटा को वैलिडेट कर लो कि सारे एटलीस्ट फॉर्म में सारे फील्ड का डेटा कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर तो वो अलग अलग टेस्ट केस नेम अलग अलग बनेगा, हाँ, तो मैंडेटरी का अलग होगा और पूरे फॉर्म का अलग, एक तो 2 ही टेस्ट केस बना सकते हो। बनाने को तो देखो, बनाने को तो इतने सारे टेस्ट केसेस बन सकते हैं कि पहले तो हम इसी फॉर्म के अंदर तो फर्स्ट नेम के अंदर क्या क्या वैल्यू फील्ड आनी चाहिए, ये चीज वेरीफाई करना है कि पहले तो ड्रॉप डाउन आना चाहिए, ड्रॉप डाउन के अंदर ये सारी फील्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर जितनी भी ड्रॉप डाउन है उनकी सारी फील्ड्स, उसके बाद फिर यहाँ पे चेंज बटन है तो चेंज बटन पे क्लिक करने पे एक पॉपअप ओपन होना चाहिए, वहां से डेटा को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सके, और यहाँ पे डायरेक्ट डेटा एंटर नहीं करने देना चाहिए, टाइप नहीं करने देना चाहिए, ऐसे हो गया। इसके बाद अब इसमें जो कैलेंडर्स है तो कैलेंडर का आइकन है कि नहीं, कैलेंडर से हम प्रॉपर डेट सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब कैलेंडर की फंक्शनलिटी ऐसी भी हो सकती है कि जैसे मान लो कि आप यात्रा.com है उन पे जाते हो तो बैक डेट से कोई टिकट की बुकिंग नहीं कर सकते, तो क्या बैक डेट से आप लीड एंटर कर सकते हो कि नहीं, फंक्शनलिटी क्या कहता है। तो बैक डेट से अगर करना है तो कितने बैक डेट ले सकते हैं कि 20 साल 25 साल पुराना डेटा क्या फिल कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन आपका है वैसा उस कंसेप्ट में डिजाइन कि हम बैक डेटा से डेटा कैप्चर कर सकते हैं तो आप वो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले पाओगे वो भी आप। तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट हैं इनके। सर मेरे पूछने का मतलब ये है कि मतलब कि बजाय कि हम मैंडेटरी का तो सर अलग से बनेगा ही, मेरे कहने का मतलब कि जैसे जो बाकी हैं जैसे फर्स्ट नेम है, लीड सोर्स है या टाइटल है, उन सबको की बजाय अलग अलग लिखने की, अगर हम एक ही टेस्ट केस में कि ये फील्ड हमने इनमें ये डाटा फिल किया तो ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पे सेव मतलब होना चाहिए। सर मेरा मतलब पूछने का ये है कि मेन एक तरह से मतलब कि बजाय 30 टेस्ट केसेस लिखने के कि हम 4-5 लिख सकते हैं कि उसी में सारा डाटा फिल करके हम देख लें कि सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्जैक्टली कर सकते हो ऐसा, ओके सर। लेकिन ये चीज के लिए अलग टेस्ट केस होंगे, जैसे ड्रॉप डाउन में क्या वैल्यूज आ रही हैं, किस ऑर्डर में आ रही हैं हम्म। ना, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। बाकी जो क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ और एंटर करने नहीं देगा ना ये, तो ये चीजें होनी चाहिए कि लिस्ट में कि नहीं। हम्म। तो जैसे मान लो कल के डेट में मिस यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है तो गलत है ना, कि मान लो कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी नहीं हुई है, अब वो क्या टाइटल सेलेक्ट करे, हम्म। तो गलती ना हो जाए उससे, तो ये ऑप्शन होना जरूरी है ना एप्लीकेशन के अंदर। ओके सर। सर एक बार लिख लेंगे फिर आपको दिखा देंगे, आप देख हाँ तो लें। ये देखो, अब मेरे पास टाइम ही टाइम है राइट, तो अब हम डेली बेसिस पे कनेक्ट करेंगे और कोशिश करते हैं इसको 1-2 वीक में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ओके। मैं जीरा इंस्टॉलेशन की भी पार्ट कल परसों स्टार्ट करूंगा, तो जिससे हम पूरा एक्चुअल प्रोजेक्ट बना के कैसे मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, टेस्ट की प्लानिंग वगैरह कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी कैसे डिजाइन करेंगे, अब सारी चीजें हम रियल टाइम, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपका लगभग क्लियर हो गया कि टेस्ट सिस्टम को टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करके एज ए मैनुअल टेस्टर सारी चीज का रिक्वायरमेंट एक बनाएंगे, रिक्वायरमेंट के देख देख के अब हमें टेस्ट केसेस लिखना और सारे काम करना, वो सब करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके सर। तो चलो फिर कल सेम टाइम पे कनेक्ट करते हैं, बाय। और सर थ्योरी जो आपने बताई थी उतनी ही है क्या, वो कौन जो सी? अरे थ्योरी? नहीं, अभी अभी और बतानी है, इतनी नहीं है, बहुत है, ये एक बुक है पूरी। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मतलब अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो? हाँ तो प्रैक्टिकल साथ के साथ करेंगे ना, तो पहले जितनी चीजें पढ़ ली हो कंसेप्ट वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके, जैसे एक होता है ना कि पहले आप 3 महीने वाला मैनुअल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस आ जाए, फिर जब उतना काम होने लगा फिर 6 महीने वाला एक्सपीरियंस आना चाहिए, फिर 1 साल वाला आना चाहिए, ऐसे। नहीं तो इकट्ठे में फिर आप कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है सर। और सर सर हमें जो हम्म